हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सीटेट और केवीएस के लिए टॉप 10 क्वेश्चन। इसमें से एक नंबर आपका पक्का होगा। टॉप 10 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि 10 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन सही करना है। अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये मानिए आपकी सीडीपी जो तैयारी है वो ठीक ठाक है। यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन कर पाते हैं इसका मतलब अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। जो टीचर है वो शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए। विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है जो टीचर है वो क्लास में जब पढ़ाते वक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों करता है, डस्टर का बोर्ड मतलब प्रयोग क्यों करता है, बोर्ड का प्रयोग क्यों करता है, इनकी वो बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी के पास देखिएगा विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन करने में। ना भाई, मूल्यांकन की कोई बात ही नहीं। सी वाला ऑप्शन देखिएगा शिक्षण की विधि का अनुसरण करने में, जो पढ़ा रहा है इसकी विधि को याद करने के लिए ना। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में कौन सा नहीं होगा। ए नंबर देखिएगा, कह रहा है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, मतलब उनको प्रेरित मोटिवेशन करने के लिए ना, इसके भी लिए नहीं। विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका, बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदक के लेखक थे। एक समिति थी, उसको नाम रखा गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब सीखना है किसी बिना भार के। तो किसने ये कहा, इसके प्रतिवेदक कौन थे। यशपाल जी थे, श्री प्रकाश थे, ताराचंद थे या वेलकम जी थे। तो भैया इसका ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इसके यशपाल जी थे भैया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है परिपक्वन एक है विकासात्मक प्रक्रिया, अनुभवात्मक प्रक्रिया, समाजीकरण प्रक्रिया या समायोजन प्रक्रिया। जो परिपक्वन है एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। देखिएगा, जो परिपक्वता होती है वो परिवर्तनों को इंगित करती है। अगर इस परिपक्वन से समझिएगा मेरी बात को, परिपक्वता जो होती है आपकी, जो किसको, ये आपके अंदर जो हो रहे परिवर्तन, इसको इंगित कर रहा है, इसको बता रहा है। जब आपके अंदर परिवर्तन होंगे तो क्या होगा आपका, आप कहेंगे इसका होगा समायोजन होगा क्या, ये ना समाजीकरण ना, विकास होगा, उसके बाद समाजीकरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही भैया। ये लो, नहीं ऑप्शन नंबर ए भैया सही है, विकासात्मक वाला। ये लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएगा फ्रेंड्स। कह रहा है यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, कूट दिया गया है, ए पर दिया गया है ज्ञान, बी पर दिया है समझ, सी पर दिया है विश्लेषण, डी पर दिया है अनुप्रयोग और एफ पे दिया है संश्लेषण और जी पर दिया है मूल्यांकन। तो पूछ रहा ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिएगा। मतलब बताना है जो ब्लूम का वर्गीकरण था ज्ञान के, उसमें सही क्रम पहचानिएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था ज्ञानात्मक पक्ष के, कितने भागों में किया था, तो कहेंगे इन्होंने तो इसको 6 भागों में डिवाइड किया था, वर्गीकरण किया था। अगर पूछा जाए 6 में पहले स्थान पे कौन आता है, तो कहेंगे पहले स्थान पर आता है, ए नंबर पाएगा ज्ञान, बी नंबर पे रखा था इन्होंने समझ को, सी नंबर पे इन्होंने रखा था, तीसरे नंबर कह सकते हो, सी नंबर पे रखा था अनुप्रयोग, डी नंबर पे रखा था विश्लेषण, विश्लेषण के बाद इन्होंने रखा था संश्लेषण को, लास्ट में रखा था मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञान आएगा, तो हमने ए को ज्ञान रखा है देखिएगा, तो सबसे पहले जब ज्ञान आता है तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। और ठीक है, बाकी चलते हैं। उसके बाद कौन आएगा, समझ,
समझ मतलब बी ऑप्शन आएगा। तो इसका मतलब कौन सा, ए भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, तो कौन बचा, डी बचा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर ज्ञान आएगा, समझ आएगा, उसके बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग को डी से कहा गया है तो डी वाला हो गया। उसके बाद किसको कहा गया, विश्लेषण को, सी से, तो सी आ गया। फिर संश्लेषण किससे, एफ से हमारा है देखिएगा, तो एफ आ गया। और लास्ट में मूल्यांकन दी। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले बच्चे को समझ आनी चाहिए किसी चीज़ की, उसके पहले बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उसके बारे में उसको समझ आनी चाहिए, फिर वह उसी पर अनुप्रयोग करेगा, प्रयोग करेगा। जब प्रयोग होगा तो उनके बारे में क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। जब विश्लेषण हो जाएगा तो उनकी सारी जो वो चीज़ों को इकट्ठा करेगा, उन्हें एक पास इकट्ठा करेगा, संश्लेषण, उसके बाद उनको जांच लेगा सही है गलत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है, ये बताना है। कह रहा है बुद्धि के लिए कौन सा परीक्षण नहीं बनाया गया है। कैटल का सांस्कृतिक निरपेक्ष परीक्षण, कार्नेल का कॉक्स स्केल, भाटिया का बैटरी परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। देखिएगा, अब इतना आप समझिए मेरी बात को, इसमें कौन सा आपको नहीं बताना है जो है नहीं। भाटिया का परीक्षण तो है, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, कैटल का सांस्कृतिक निरपेक्ष परीक्षण है, ये तीनों हैं। और है कौन नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। इसका मतलब ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किस के परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है। अब बताना है, समझिए बहुत अच्छा है। उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद भली भांति प्रकार से संचालित किया जा सकता है। संप्राप्ति परीक्षण के बाद, संचयी अभिलेख, निदानात्मक परीक्षण की मानक। मतलब आप उपचारात्मक परीक्षण चालू करना चाहते हैं तो ये कब हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब उपचारात्मक मतलब ये समझ लीजिए, जब डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर दवाई देता है, ये क्या करता है, ये उपचार करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अंदर टाइफाइड है, तो डॉक्टर कैसे टाइफाइड दवा देता है, तो आपको क्या करता है, जांच लिखता है, टेस्ट, आपसे कहता है ये टेस्ट करा के लाओ। जिसे टेस्ट कहते हैं ना, उसे ही कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण। जो टेस्ट किया जाता है उसे निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसका क्या करता है, उपचारात्मक परीक्षण, उपचार करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, तो पहला डॉक्टर क्या करेगा, पहले डॉक्टर इसका करेगा टेस्ट, उसके बाद पहले उसको क्या कराना होगा, टेस्ट, उसके बाद डॉक्टर उसका क्या करेगा, इलाज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, कह प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर है नहीं होना चाहिए। कह रहा है समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन, बालक की व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं, माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योजनाएं। बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। बताइएगा कौन सा सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन होना चाहिए। जो समुदाय है उसमें जीवन में सुसंगत समायोजन हो, उसके हिसाब से उसका जीवन का मतलब समायोजन होना चाहिए। फिर क्या, बालक की व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, स्वाभाविक है 100% भैया। अगर बालक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो हमें 10 बच्चों के व्यक्तित्वता का जो भिन्नताएं हैं उसको दिमाग में रखकर ही कोई कार्यक्रम, चाहे वो क्लास पढ़ानी हो, चाहे क्लास का मैटर इकट्ठा करना हो, चाहे पाठ्यक्रम की हमें कल के लिए बनाना हो। चलिएगा, सी आपका कहा बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं। यस, जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसमें बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। रखा किसका ध्यान नहीं जाता है, माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योजनाएं। ऐसी कोई बातें नहीं रखी जाती हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ माँ और बच्चे का लाभ हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर निगेटिव पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर कहा जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है। अभ्यास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुकूलन, इसे क्लासिकल अनुकूलन भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन या पुनर्बलन। देखिएगा,
अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक कौन है? तो सर्वाधिक की अगर बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय क्लासिकल अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, आप बताओ अभ्यास एवं त्रुटि का जो नियम है किसने दिया था? कमेंट करके बताओ अगर पता है तो। कह रहा है विद्यालयों को सामाजिकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि यह बच्चों की सहायता करते हैं। मतलब विद्यालयों को सामाजिकरण के रूप में माना जाता है क्योंकि यह बच्चों को सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन। कह रहा है नागरिकों के रूप में विकसित होने में सहायता करता है, यह मूल्यों और परंपराओं को गढ़ करने में, यह समाज की अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, या ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सके। भैया ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता कि वो समाज को समझ सके ना, समाज में अपनी भूमिका क्या है उसको निभा सके, इसलिए बच्चों की यह सहायता करता है सामाजिकरण में विद्यालय जो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में ना, इसलिए नहीं स्कूल का मतलब पढ़ाया जाता है आपको कि आपके परिवार जो करते हैं आप वही करें, उनकी परंपराओं को निभाएं, ऐसा भी नहीं। तो क्या है, समाज में आपकी भूमिका क्या है, आप समाज में आपका क्या नेतृत्व है, आप कैसे क्या करेंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन भैया, और आपको कमेंट करके बता के जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 10 में। बताइएगा 10 में क्या आप 7 या 6 क्वेश्चन सही कर पाए? यदि आपने 10 में 6-7 क्वेश्चन सही किए हैं तो ये मान चलिए आपने ठीक ठाक तैयारी की है। यदि आपके 4 और 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब अभी आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड्स, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 35 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। यह अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? भैया VIMP क्वेश्चन है, लगा लो VIMP क्वेश्चन, अवश्य आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अनुच्छेद 21A से अनुच्छेद 45A से अर्थात शिक्षा का अधिकार से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा देखने को। यह VIMP क्वेश्चन है, समझ लीजिए, मैं सबको समझा देता हूँ। कह रहा है पहला ऑप्शन 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल करना, 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा की देखभाल करना। फिर क्या कर रहा है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा का देखभाल करना, 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की देखभाल करना। तो कह रहा है केवल 14 वर्ष तक के उन बच्चों की देखभाल करना जो 14 वर्ष तक के थे और विद्यालय को छोड़ दिया, सिर्फ उनकी देखभाल नहीं करना। तो ऑप्शन गलत हो गया, समझ रहे हैं? फिर क्या कह रहा है, देखो आपको अनुच्छेद 21 से हटाकर अनुच्छेद मतलब 45 से हटाकर 21A में रखा गया है, यह कैसे संबंधित था? तो आपसे यह पूछ रहा है कि जो 21A अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है बस। कह रहा वर्ष 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल करना ना, अगर बड़े का करोगे तो छोटे का कौन करेगा? अब ऑप्शन ए और बी में आपको ध्यान देना है बस। ऑप्शन देखिएगा बी क्या कह रहा है, 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, केवल 0 से 14 वर्ष तक के ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल करना। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसका मतलब है कम कह रहा है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रति प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध कराना है। कौन कहता है? ये 21A कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कितने आपने सही किए कमेंट करके बताओ, कमेंट करो कितने 10 में आपने सही किए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।